तो कैसे हो चीम्स के प्यारे बमचो। मैं हूँ तुम्हारा चीज हो, तुम हो चीम्स के प्यारे बमचो। आज हम पढ़ेंगे पालमपुर गांव की कहानी। हाँ, वो कहानी जो हमें शायद नहीं पसंद है, नहीं पता नहीं, हमें पढ़ाई शायद नहीं पसंद है। पर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास की, बिना किसी बकबक के। अपनी पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करो। और ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दिया जाए इस वीडियो के बारे में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा है, वहाँ पे जाओगे तुम्हें सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। चाहो तो तुम इसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अगर ऐसे पढ़ लोगे तो फिर तुम्हें नोट्स याद करने की शायद ज़रूरत ना पड़े, यूं ही तुम्हें याद हो जाएगा। अदरवाइज अगर तुम्हें नहीं देखना है वीडियो तो तुम जाके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, एक ब्लॉग पेज मिलेगा, वहाँ पे जाके तुम डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड करोगे, फिर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से तुम्हें सारे नोट्स इस चैप्टर का एकदम बकायदे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने कॉपी चेक करा के रखी। अगर तुम एक केवियन हो तो मच बेटर, ठीक है, बिकॉज मैं केवी में पढ़ा हूँ तो वो सारी डिटेल जिस तरीके से लिखवाया जाता है मैंने बिल्कुल उसी तरीके से लिखा है। अगर हिंदी में लिया तो मच बेटर है, क्योंकि मैंने हिंदी में लिया था तो ये काफ़ी बेटर लगा मुझे, समझ में अभी आ रहा था वैसे। ठीक है, तुम वो कर सकते हो। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पालमपुर गांव की कहानी थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं, उसके बाद थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर ऊपर की बात क्या है, पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, तो इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय तथा एक हाई स्कूल है। इस गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक निजी औषधालय है। इसमें रोगियों का उपचार किया जाता है। पालमपुर में बाजार ज़्यादा विकसित नहीं है। लोग शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लेकर बेचते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के है कि वहाँ पे लोग उतना जो है डेवलप नहीं है, तो वो जो है बाज़ारों से सामान ले आकर अपने गांव में बेचते हैं। ठीक है, ये तो होगी पालमपुर गांव की छोटी सी कहानी। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो मच बेटर, अदरवाइज सुनिए अब ध्यान से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के, पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, जो हमें पढ़ना है ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें पहला जो आता है खरीफ फसल एंड रबी फसल। ठीक है, खरीफ की फसल बरसात के समय में उगाए जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस समय बरसात होती है, जैसे कि देखो ज्वार बाजरा और चावल आदि। ठीक है, खरीफ और चावल, ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हो। रबी और गेहूँ मकई मटर है ना, सर्दियों के मौसम में, चूँकि रबी की फसल को सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है, तो आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में पहली चीज़ तो गेहूँ हमें हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, और गैर कृषि क्रियाएं, ठीक है, ऐसी क्रियाएं जो कृषि से संबंधित नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि अन्य उत्पादन गतिविधि या जिन्हें गैर कृषि कहा जाता है। ठीक है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी। ठीक है, दुकानदारी गैर कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है, साइकिल को बनाना ये गैर कृषि मैकेनिक्स में आ जाता है। ठीक है, उत्पादन का संगठन, मैंने पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी हैं तो तुम भी ऐसे ही करना। ठीक है, पॉइंट वाइज सारी चीज़ें, पॉइंट वाइज। ठीक है, मैंने सारे एनसीईआरटी के सारे टॉपिक लगभग कवर किए हैं। ठीक है, तो वो इसे देख सकते हो। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है, उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कि उत्पादन का मतलब होता है कि खेती, अगर जैसे तुमने खेती करना शुरू किया, ठीक है, तो खेती में जो अनाज होगा, ठीक है, उसकी उपज होगी कितनी ज़्यादा है वो किस पर निर्भर करेगी। ठीक है, ठीक है, भूमि पहली चीज़ उपजाऊ होनी चाहिए। अगर बंजर भूमि हुई तो उस पर खेती करना तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, और श्रम, जितनी मेहनत करोगे उतनी बढ़िया, और पानी और पूंजी चाहिए। ठीक है, और पालमपुर में किस तरीके से खेती की जाती है उसका थोड़ा सा विवरण इसमें मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, ये 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। ठीक है, और बहुविध फसल फसल प्रणाली, ठीक है, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। एक वर्ष में किसी एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसलों का उगाना। ठीक है, और हरित क्रांति का भारत में आगमन, आपने शायद ये भी पढ़ा होगा। हरित क्रांति 1960 में गेहूं, इसका जो HYV जो बीज बीज थे वो केवल गेहूं के फसलों में क्रांति लाने में काफ़ी प्रभावी रहा है हरित क्रांति। ठीक है, अगर ये अक्सर प्रश्न भी आता है कि हरित क्रांति में जो है किस फसल पर ज़्यादा जोर दिया गया, तो वो आपका होगा गेहूं की फसलों पर। ठीक है, अब देखिए हरित क्रांति में हुआ क्या, आधुनिक हथियारों का उपयोग में लाया जाने लगा।
ठीक है। ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर और थ्रेशर आदि इससे कारण उत्पादन की तेजी बढ़ाई जा सकी है। ठीक है। आजकल तो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मशीनों का जो है यहाँ पर उत्पादन होना शुरू हो गया है, तो अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ये आपको आता है अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी में डिफरेंस लिखने को, तो इसको आप ज़रूर याद करिएगा। दो दो पॉइंट मैंने लिखा है। ठीक है। वैसे तो 3 पॉइंट लिखना चाहिए। पहला तो वो है क्या अस्थाई पूंजी, ठीक है। और दूसरा होता है कि उसका यूज़ कब तक कर सकते हैं, मतलब क्या है अस्थाई पूंजी, उसका एक उदाहरण। तो दोनों में हमें ये कर देना चाहिए। ठीक है। अब हम प्रश्न अभ्यास पर आते हैं। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस प्रकार मदद की। ठीक है। आप इसको भूल जाइए जो मैंने आंसर लिखा है। ठीक है। आप बस इतना ध्यान दीजिए कि आपके गांव में बिजली के प्रसार, सपोज आपके गांव में कोई बिजली विजली नहीं है, ठीक है, लाइट बिल्कुल नहीं है, अगर आपके गांव में उस टाइम पे प्रसार होता तो आपके जीवन शैली में क्या बदलाव होते। ठीक है। सेम वही कंडीशन यहाँ रख के देखिए, इकोनॉमिक बिल्कुल आसान लगेगी आपको। ओके। हम्म तो पढ़ते हैं। बिजली के प्रसार से निम्न प्रकार की मदद मिली। सिंचाई की पद्धति को बदल डाली। पहले किसान कुओं से सिंचाई करते थे, लेकिन अब ट्यूबवेल से। ठीक है। ट्यूबवेल तो छोड़िए, अब तो भाई वो समरसेबल वगैरह सारा कुछ यूज़ कर लेते हैं लोग। हाँ। सिंचाई की व्यवस्था से अब वर्ष में अलग दो दो फसलें उगाने लगे। बात समझ में आई। एक वर्ष में मतलब एक वर्ष में जो है एक जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पर एक से अधिक फसलों को उगाना को क्या बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर याद हो तो, नहीं तो मैं रहने दीजिएगा। नेक्स्ट कुछ आंसर है। अब नहरों का पानी का इंतज़ार या उसके, ठीक है, कहने का मतलब है नहरों का पानी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और ना ही उसके लिए कोई झगड़ा करना पड़ता है, क्योंकि पालमपुर में ऐसा ही कुछ हुआ करता था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों। हाँ। सिंचित क्षेत्र को, सिंचित मतलब कि जिस किसी बंजर भूमि है तो उस पर पानी को छिड़काव करना, यही होता है सिंचित क्षेत्र। ठीक है। सिंचित क्षेत्र करने पे वो भूमि उपजाऊ होती है, क्योंकि मानसून वर्षा पर निर्भर रहना खतरनाक है, कभी उसकी मानसून पर उतर, बस वही चीज़ है। ठीक है। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। आप सोचिए कि आपके क्षेत्र में खेत कम है और लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हर कोई जीविका चलाने के लिए, अपने रहन सहन के लिए, खाने पीने के लिए कम पैसे में भी काम करेगा। ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पालमपुर में काम कम और मजदूर ज़्यादा हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण वे अपना वेतन कम करवा लेते हैं काम को पाने के लिए। ठीक है। आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, तो आप इसे अपने शब्दों में अपने क्षेत्र के आसपास की चीज़ों में लिख सकते हैं। ठीक है। गैर कृषि क्रियाएं लिख सकते हैं, विनिर्माण, दुकानदारी, डेयरी। ठीक है। और तो और अगर साइंटिफिक चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है, अगर आपके क्षेत्र में अगर मिसाइलें वगैरह बनाई जा रही हैं, ट्रैक्टर बनाया जा रहे हैं, हाँ, तो ये सब भी आप लिख सकते हो। गांजा नहीं बोलना भैया, गांजा नहीं बोलना। हाँ। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करके हम HYV बीजों का इस्तेमाल करके मिश्रित खेती से भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। देखिए आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप ऐसे जो है बीज तैयार कर सकते हैं। एंटी पेस्ट सीड्स होते हैं, ठीक है, एंटी पेस्ट क्रॉप्स अभी डेवलप हो गए, हमारे साइंस ने डेवलप किया है। साइंस मतलब हमारे थ्रू, साइंस के थ्रू ऐसे करके डेवलप किया गया, जिससे कि जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं वो उस पर जो है किसी कीड़े मकोड़े का फ़र्क नहीं पड़ता है और प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वो छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। उत्तर है, बड़े किसानों के पास काफ़ी भूमि होती है जिसमें काफ़ी उपज होती है, परिवार की आवश्यकताओं के बाद भी उपज बच जाती है और उन्हें बाजार में बेचकर काफ़ी पूंजी एकत्रित कर लेते हैं। और छोटे किसानों को लगभग इसके विपरीत होता है। आप अपने गांव के बारे में थोड़ा सा इमेजिन करिए, थोड़ा सा डीप जाइए और फिर सोचिए कि आप या तो फिर बहुत उच्च तबके के हैं जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है, आपके पापा बहुत बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, और आपका एक पड़ोसी है जो बहुत छोटे पैमाने पे खेती करता है, या फिर आपके पापा की ही खेती पर आधे पर काम करता है।
तो उसके कंपैरिजन में अगर देखोगे तो काफ़ी कुछ पता चलेगा इससे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। गैर कृषि कार्य को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए आपके गांव में क्या किया जा सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, क्योंकि आपके अंदर वो जो पोटेंशियल है आप उससे ग्रो अप करने का सबसे गजब का तरीका ये है, ठीक है। आप सोचो, इसीलिए तो यार ये पढ़ाया जा रहा है हमें, ठीक है। गैर कृषि क्रियाएं जैसे कि विनिर्माण, ठीक है। जैसे कि अगर आपके क्षेत्र में अगर गेहूं हो रहा है, मकाई मकाई वगैरह हो रहा है, ठीक है। जैसे मकाई हो रहा है, मकई मतलब वो क्या कहते हैं, शायद वो भुट्टा, आपने खाया भुट्टा ना, हाँ, बाल बोलते हैं गांव की भाषा में। तो उसको क्या करते हैं, उसको अगर आप भूज के वो सब पॉपकॉर्न उसी का बनता है, तो अगर आप चाहो तो पॉपकॉर्न वगैरह शायद कुछ कर सकते हो उससे, ठीक है। तो पॉपकॉर्न वही एक तरीके का विनिर्माण है, काफ़ी बढ़िया से बिकता भी है, ठीक है। और परिवहन सेवा को प्रोत्साहन देना, ठीक है। और अगर आप थोड़े से क्रिएटिविटी में हो तो फिर आप यूट्यूब चला सकते हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, हाँ। गांव में अधिक से अधिक कृषि कार्य मतलब गैर कृषि कार्य तो ये है ही, ठीक है। लोगों को जानकारियाँ प्रदान करो डिजिटल तरीके से, ठीक है, इन अ करंट सिचुएशन। ओके।